हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। 23 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था और शिफ्ट 1 में हुआ था, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर जो है, मैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करने वाला हूँ और सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा आपको सॉल्यूशन लाने वाले हैं और सॉल्यूशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट अंत तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन में बनने वाले अघुलनशील पदार्थ को क्या जाना जाता है। देखिए, विलयन है और विलयन में जब कोई अघुलनशील पदार्थ रहता है तो उसको अवक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अवक्षेपण इसका सही आंसर होगा कि अवक्षेपण, इसको आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होंगी। 3 के पावर 0, 3 के पावर -2, -1 इसका मान पूछ रहा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -2 प्लस 3 के पावर -1, और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 27 के साथ में। 3 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, और यहाँ पर आ गया 1/9 प्लस 1/3। 9 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 9, सॉरी यहाँ पर 9 होगा। एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 1 प्लस यहाँ पर तीसरी का 9, 3, यानी 9 1 10 3, 13/9 गुने 27। तो 9 से 27 गया आपका 3 बार में, और 13 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 39। आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समायोजित घड़ी की सेकंड वाली सुई 12 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करती है। तो देखिए, एक जो क्लॉक होता है, ये क्लॉक कहता है कि सेकंड वाला सुई ना 1 मिनट में पूरा ये घूम जाता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का तय किया, तो 360 डिग्री का। ठीक है, तो कहता है कि 12 मिनट में कितना तय करेगा, तो 1 मिनट में 360, तो 12 मिनट में क्या करेंगे, 360 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4320 डिग्री। आपका इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCDEF में से प्रत्येक की एक सप्ताह अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली परीक्षा है। ठीक है, एक तो एग्जाम है जो अलग अलग डेज में ये शुरू होती हैं। तो पूछ रहा है कि सिचुएशन दिया है, उसके बाद कह रहा है कि आपका बी की परीक्षा रविवार को, तो डी की परीक्षा किस दिन होगी। तो इस सिचुएशन को पहले समझते हैं। गुरुवार एकमात्र अंतर का दिवस है। ई की परीक्षा जो है शनिवार को है। ठीक है, तो ई जो आपका हम लिख रहे हैं, परीक्षा आपका सोमवार से शुरू हो रहा है, तो ई का वैल्यू हम लिख रहे हैं क्या, सैटरडे को दिया हुआ है। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर होता है, जिसे अंतर दिवस कहा जाता है। लेकिन ए और एफ के बीच में अंतर तो है, लेकिन अंतर है तो अंतर को क्या कहेंगे। उसके बाद डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले होती है, यानी जहां पर डी होगा उसके जस्ट नीचे एफ बनेगा। एफ के ठीक पहले हो रही है डी की परीक्षा, एफ के ठीक पहले, लेकिन सी के ठीक बाद है, तो सी हमारा कहाँ होगा, सी हमारा जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन को हमने लिख लिया। बी की परीक्षा रविवार को है, तो सैटरडे इधर है, तो बी यहां पर हो गया क्या, संडे। और क्या कह रहा है कि ए और एफ के परीक्षा के बीच एक दिन का अंतर है। तो देखिए, ए अब ऊपर तो नहीं लिख सकते ना, ए हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर एक गैप है और यहाँ पर आपका ए है। ठीक है, तो ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतर भी हो गया। अब इसको लिख लेते हैं सोमवार, इसको लिखते हैं मंगलवार, इसको लिखते हैं बुधवार, इसको लिखते हैं बृहस्पतिवार, और इसको लिखते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मिल गया। अब पूछा डी की परीक्षा किस दिन है, तो डी देखिए किस दिन है, मंगलवार को है, तो डी हमारा मंगलवार को है। तो इस तरह से सिचुएशन आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्रतिरोध आर है। समान पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई 9 गुना है और अनुप्रस्थ का कितना होगा। देखिए, जो प्रतिरोध होता है ना, आप याद रख लीजिए कि प्रतिरोध होता है लेंथ का। जब लंबाई एल है तो प्रतिरोध आर था, और जब लंबाई आपका 9L हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा,
प्रतिरोध डायरेक्टली समानुपाती होता है लंबाई का, तो प्रतिरोध हमारा 9L है, L है तो R है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, नहीं होगा 9L का, 9 गुना है तो 9L, तो ये हो जाएगा 9R इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेट ने अपना 100वां टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेला था, तो यह है विराट कोहली इसका सही आंसर आपका। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? देखिए ये तो चिल्का झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 तथा वस्तुतः दुनिया का सबसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कौन सा है? ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो ग्राम निगम इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जून 2022 तक भारतीय भाषा में शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तो ये कौन सी भाषा हमारी शामिल नहीं है? ये आपका बांग्ला इसमें शामिल नहीं था जून 2022 तक। ये अकेला ऐसा नहीं था, बांग्ला को बाद में शामिल किया गया, ठीक है। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप आंसर कर सकते हैं। अगला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इसका होता है, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का छोटा सा फॉर्मूला है कि जितना विकर्ण की लंबाई है ना, विकर्णों की लंबाई का गुणनफल डिवाइड बाई 2 हो जाता है। मतलब कितना दिया है, 12 और 15 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कट जाएगा, ये 6 बार में, तो 15 छक्का 90। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मटर के पौधों पर मेंडल के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से एक को छोड़कर सभी सही हैं, तो गलत निष्कर्ष चुनना है आपको। गलत निष्कर्ष आपका कौन सा होगा इसमें से? तो ये प्रत्येक युग्म एक ही जीन की 2 प्रतियां होती हैं, आपका गलत आंसर है इसमें। अगला दिया हुआ है, एक ये सीरीज है आपका, और सीरीज में पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले एक चिन्ह है और बाद भी एक चिन्ह है। पहले वो चिन्ह है और बाद में वो चिन्ह है, जैसे देखिए एक हमारा तो ये मिल गया, ऐसा एस है जिसके पहले भी चिन्ह है बाद भी चिन्ह है, एक और मिला, हाँ। उसके बाद यहां से इसको अब डिलीट कर लिए, 2 ऐसे मिले। उसके बाद देखिए जी पर भी यहां से भी एक आपका मिल गया, 3 हो गए। उसके बाद जे वाला भी एक मैच कर रहा है, 4, और कौन मैच कर रहा है इसमें? एक मैच कर रहा है ये, तो ये 5 ऐसे यहां मिल रहे हैं, तो आंसर इसका 5 हो जाएगा, तो उसके पहले भी एगो चिन्ह होगा, बाद में भी एगो चिन्ह होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 4 व्यक्ति रेखा में उन्मुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। ए और सी में देखिए हमने यहां पर पहले बना लिए 1 2 3 और 4 उत्तर दिशा में। ए और सी आसपास नहीं है, तो ए और सी यहां पर है, जबकि सी और बी एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, तो बी यहां पर होगा, पास में बैठा हुआ है। तो कौन सी बैठने की व्यवस्था संभव नहीं है? तो डी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 ही लोग ना बैठे हैं, ए और सी पास में नहीं है, तो कहता है कौन सी संभव नहीं है? क्या डी ए बी सी संभव है? डी ए बी सी तो संभव है। क्या बी सी ए डी है? देखिए तो बी सी ए डी, अब कह रहा है कि ए और सी आसपास नहीं बैठे, यहां तो ए और सी आसपास में है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ए बी सी डी, बिल्कुल ए और सी अलग है, सी बी के साथ में है, तो ये भी सही है। सी बी ए डी, यहां भी ये भी बात आपका सही है, तो ये आपका बी ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसमें क्या नहीं होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा संभव नहीं है। अगला है कि अधिकांश कथन दिया हुआ है, अधिकांश ये कार्बनिक यौगिक, हाँ, अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल ये सही कथन है, सही बात है। और कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, बिल्कुल भी ये भी सही बात है, दोनों ही कथन हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, एक समूह दिया हुआ है, कहता है कि ये जिससे कनेक्टेड है
आपको उसी से कनेक्टेड वाला दूसरा संख्या उसका आपको ये ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो आपको दिखेगा, देखिए 7 और 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 175। यानी पहले संख्या को एज इट इज रखें और आखिरी वालों को क्या किए कि हमने इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें बीच वाला संख्या मिल गया। सिमिलरली 6 को हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हमें मिल जाता है 294 का। उसी तरह से इन चारों में जब आप देखेंगे तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के स्क्वायर से तो आपको मिल जाएगा 192, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2457 है, तो सबसे बड़ी संख्या आप ज्ञात कीजिए। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है इसमें? 9 के 3 क्रमागत गुणज है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। 3 क्रमागत गुणज का मतलब क्या है? जैसे मानते हैं 3 क्रमागत संख्या, एक x माने, एक को हमने x माना, दूसरे को x+1 मानेंगे, तीसरे को x+2 मानेंगे, तभी ना होगा 3 क्रमागत। 3 क्रमागत तभी होगा जब ये हमारा इस फॉर्म में रहे, यानी कि 9 10 11 है तो एक और एक जोड़ेंगे तब ना ऐसा होगा। तो ताकि 9 का गुणज होना चाहिए, तो 9 के गुणज के सब में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x था तो 9x, ठीक है। और 3 क्रमागत गुणजों का योग पूछ रहा है, तो योग है तो जोड़ेंगे, अगेन 9 इंटू x+1 प्लस अगेन 9 इंटू x+2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 2457 दिया है, 2457। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है? 9x प्लस, इसको तोड़ेंगे 9x प्लस 9, ये हो जाएगा 9x प्लस 18 बराबर हो गया 2457। अब देखो नहीं, देखिए 9x और 9x तीनों मिलके क्या हो गया? 27x, और उसके बाद हो गया 18 और 9 मिलके कितना बन गया? 18 और 9 मिलके हमारा बन गया 27 इज इक्वल टू 2457। तो 2457 में से पहले तो हम 27 को घटा लेंगे, नहीं तो आप इसमें से 27 कॉमन है तो 27 आप इसमें से कॉमन लीजिए, x+1 इज इक्वल टू हो गया 2457। अब यहाँ से x+1 आप 27 से इसको कटा सकते हैं, 27 से आप कटाइएगा तो जाएगा 91 टाइम्स में, तो x+1 बराबर हो गया कितना? 91। इसको आप रफ करके सही से लिख ले, x+1 का मतलब हो गया क्या? कि यह हो गया 91। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये एक्सप्रेशन। x+1 का मान हो गया आपका 91। तो देखिए x+1 यानी कि तब x हम क्या करेंगे? 1 इधर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना मिल गया? 90। तो पूछा क्या है? पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का वैल्यू ना आया, 9 का तो वैल्यू नहीं ना आया, तो हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए अगर 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, तो बड़ी संख्या हमारा लास्ट वाला होगा, तो लिखेंगे बड़ी संख्या में 9 इंटू x+2। x का मान है 90, 90 या 2 92, तो 9 को 92 से मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा 828। तो हमारा 828 से बनेगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में ये जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत किस राज्य से इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, विकास इंजन का परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव रॉकेट गगनयान को ऊर्जा प्रदान करेगा? तो इसका जो होगा ये तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण परिणाम इसमें से क्या नहीं है? ओजोन परत क्षरण होता है तो इसमें से क्या नहीं होगा? तो पहला ही ऑप्शन है, सुनामी थोड़ी आएगा, त्वचा कैंसर तो हो सकता है ओजोन परत से क्षरण होगा, तो डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे हम तक पहुंचेंगी, पृथ्वी को सूर्य से अधिक किरणें मिल रही, यूवी किरणें मिलने लगेंगी। ठीक है, और पृथ्वी की संचार की विकास होगा, ये भी सही बात है, लेकिन आपका ये सुनामी तो नहीं आएगा उसके क्षरण होने से। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला है, मुख्य अक्ष पर किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आंसर नंबर सी। एफ पर अगर कोई रखा जाता है मुख्य अक्ष पर किसी स्थिति में अवतल दर्पण को, तो इस समय में ऐसा कंडीशन बनता है। और इसका क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का है। चलिए नेक्स्ट है कि रूटीन को, देखिए यहां में लिखा हुआ है, रूटीन को लिखता है
इस तरह से, यानी कि हम अगर लिखना चाहें, देखिए ROUTINE, इसको क्या लिखा है UOR। देखिए यू को कहाँ लिखा, यहाँ पे, ओ को सेम लिखा, आर को यहाँ लिख दिया, यानी कि UOR। उसके बाद क्या लिखा, टी को हमारा सेम लिख दिया, टी को कुछ नहीं किया, अगेन इसको आपको सफल कर दिया, ई को यहाँ लिख दिया, आई को लास्ट में ले गया और एन को यहाँ सामने लिख दिया। इसी को फॉलो करते हुए आपको देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। किसको लिखना है, बैंकिंग को लिखना है। देखिए BANKING बैंकिंग है, तो बी हमारा एन है, इधर एन वाला को हम पहले लिख लिए, ए को हम जस्ट यहाँ लिख लिए और बी को हम कहाँ लिखे, इसके बाद में। देखिए NAB आ गया और के यहाँ है तो के हमारा जस्ट यहाँ पर सामने हो जाएगा। उसके बाद GNI आया तो जी हमारा यहाँ पर आ गया, एन हमारा सामने जस्ट आ गया और आई हमारा फिर से लास्ट में आ गया। तो ये हमें ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछता है कि इस व्यंजक का मान बताइए, क्या होगा, क्या है व्यंजक। तो देखिए सबसे पहले ना आप इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को 12/3 ब्रैकेट में क्या करेंगे, 8 में से 3 गया 5 और 7 मिलके क्या हो गया 12, तो गुना 12, तो 12/3। अब भागा होगा, पहले पहले भागा होगा, नियम है पहले ब्रैकेट होने सॉल्व होने के बाद आप भागा को कीजिए, उसके बाद गुणा कीजिएगा, जो भी बचेगा। बोर्ड मास का नियम को फॉलो किया जाता है। बोर्ड मास का मतलब ही होता है ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीपल एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो ये होता है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमको 12, अब भागा करेंगे, 12 में 3 से भागा लगा कितना होगा 4 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, तो 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला आया है, अगला फिर से एक व्यंजक ही है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो आपको ये अपने से सॉल्व करना होगा। तो 125.99 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 126 लिख सकते हैं ना। 35.92 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। और 3.89 और 16.11 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35.92, 35.92 आ गया, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ 35.92 इसमें से माइनस करना है और ये आ जाएगा आपका 36 नहीं आएगा, ये को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 16 या 48, तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है, 16 चौका 64, यानी कि आएगा 62.67, ये हो जाएगा 62.67। तो देखिए ये दोनों हमारे क्या है, प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो 62 है तो यहाँ 63 गया, 3 8 में 3 गया 5, 153, 153 देखिए आसपास है, 154 इसका आसपास में दिख रहा है। हमने इसको इक्वेट कर लिया है, 125 को 26 मान लिया है ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। अगर दशमलव में जाएंगे तो आपको फिर भी दशमलव में आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, अप्रॉक्स रिजल्ट मान के इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। चलिए अगेन है कि आपका 2 कथन दिया हुआ है और दोनों कथन को सॉल्व करने का कह रहा है। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ है जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, 7 गो हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, बिल्कुल दोनों ही कथन हमारा क्या है, सही यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्त आरेख बैंक के निर्माण में, पावर बैंक के निर्माण में किए गए व्यय का प्रतिशत को दर्शाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि किसी पावर बैंक बनाते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन पर 8% का खर्चा आता है, मटेरियल पे 24% का, लेबर पे 28%, इस तरह से पूरा खर्च आपको दिया हुआ है। पूछता है कि पावर बैंक के निर्माण किए जाते हैं कितना, 100 पावर बैंक यहाँ पर आपको निर्माण किए जाते हैं जिनका लागत 50,000 है। देखिए 100 पावर बैंक बनाया, पैसा कितना लगा 50,000, ठीक है, मतलब एक पावर बैंक बनाने में कितना खर्च आया, तो 50,000 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो एक पावर बैंक बनाने में हमको कितना खर्च आ रहा है, 500 रुपया का खर्च आ रहा है एक पावर बैंक को बनाने में, इतना हमको यहाँ से पता चल गया। अब पूछता है पावर बैंक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जिसे निर्माता को 50% का लाभ अर्जित कर सके। देखिए क्या होना चाहिए जिसे 50% का लाभ अर्जित कर सके,
अभी 500 पे आपका मटेरियल खर्च कितना आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खर्च कितना आ रहा है, 30% आ रहा है। तो इस 500 पे आप क्या करेंगे, 30% और इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो 500 पे आप क्या करेंगे, 30% यहाँ पे लग रहा है मटेरियल खर्च यहाँ कितना लग रहा है, 30% लग रहा है। तो 30% जब लग रहा है तो 500 हमारा एक्स्ट्रा इस पे खर्च